गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज़ आप लोगों को मिल रही होगी। आइए हम क्लास को आरंभ करते हैं साथियों। आप लोगों को मैं ट्रांसफार्मर पढ़ा रहा हूँ। हाँ, ऐसा है मनीष गुप्ता जी, अभी जो लास्ट में मैंने पीडीएफ भेजा था और आपका जो पुराना पीडीएफ था जिसको आप डाउनलोड पहले कर चुके होंगे उसको मैंने डिलीट भी करवा दिया, ठीक है। अभी जो हमने पीडीएफ नया डाला है उसी पीडीएफ को आप प्रिंट कराएंगे जिसमें 102 प्रश्न हैं, ठीक है। जब आप लास्ट पेज को देखेंगे तो वहाँ 102 क्वेश्चंस हैं, उसको आप प्रिंट कराएंगे। जिसमें 85 क्वेश्चंस हैं उसे प्रिंट नहीं लेंगे, ठीक है। तो आज के समय में आपके चैनल पर, आपके ऐप पर जो अवेलेबल है पीडीएफ, आप उसी पीडीएफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है साथियों। तो चलिए हम पिछली क्लास के कई बातों को आज आपके बीच चर्चा करते हैं। आपने पढ़ा था ट्रांसफार्मर के बारे में और हमने आपको बताया था द स्टैटिक डिवाइस व्हिच ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी इज नॉन एज ट्रांसफार्मर। तो एक ऐसी अस्थिर युक्ति जिसमें कोई भी घूर्णन वाला हिस्सा नहीं होता, कोई रोटेट करने वाला पार्ट नहीं होता, और रोटेट करने वाले पार्ट के नहीं होने के कारण हमारी फ्रिक्शन लॉसेस नहीं होती है। और जब फ्रिक्शन लॉस नहीं होती तो उसके वजह से होने वाली जो हानियां हैं वो भी आपकी कम हो जाती है, कंपनसेट हो जाती है। परिणाम ये होता है कि आपकी इफिशिएंसी साथियों बढ़ जाती है। वो यंत्र जिसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होगा और लेकिन कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होगा, लेकिन वो क्या करेगी, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में इलेक्ट्रिकल पावर को स्थानांतरित करेगी, भेजेगी, पर कभी भी उसकी फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन नहीं होगा। यानी आप यूं समझें, अगर हमने सप्लाई के रूप में यहां पर सप्लाई के रूप में हमने यहां पे 240 वोल्ट दिया और हमारे इनपुट के समय फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज थी, आउटपुट में हमें वोल्टेज 11 किलो वोल्ट मिला, तब भी हमारी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज जी है। और याद रखिएगा, यदि हमने स्टेप डाउन कर दिया, 24 वोल्ट ही हमें मिला, तब भी हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज ही है। साथियों, हमेशा इस बात को याद रखेंगे, ट्रांसफार्मर के माध्यम से हम वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, करंट के मैग्नीट्यूड को, करंट की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन कभी भी इनपुट की आवृत्ति और आउटपुट की आवृत्ति, इट मींस सप्लाई फ्रीक्वेंसी एंड आउटपुट फ्रीक्वेंसी नेवर बी चेंजेज, इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। यानी आपकी फ्रीक्वेंसी में, आवृत्ति में कोई परिवर्तन कभी भी नहीं होता है, भले आपकी वोल्टेज बढ़ जाए घट जाए, भले आपकी करंट बढ़ जाए घट जाए। जब भी वोल्टेज इनपुट से आपको आउटपुट में अधिक मिलती है तो आप कहते हैं स्टेप अप हो रहा है। जब आपकी इनपुट से वोल्टेज कम मिलती है आउटपुट में तो आप कहते हैं स्टेप डाउन हो रहा है। यानी वैसे ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को सुगमता से बढ़ाते हैं उसे स्टेप अप कहते हैं, जो घटाते हैं उसे हम स्टेप डाउन कहते हैं। साथियों, ये जीवन भर याद रखना, ट्रांसफार्मर एक कैसी मशीन है, एक एसी मशीन है, एसी मशीन है। लेकिन यह कौन सी एसी मशीन है साहब, यह स्टैटिक एसी मशीन है। कैसी मशीन है, स्टैटिक मशीन है, अस्थिर मशीन है। इसका कोर जो है वो भी अस्थिर रहता है और इसकी वाइंडिंग भी क्या होती है, अस्थिर रहती है। साथियों, माइकल फैराडे साहब ने दो बातें बताई थी। एक उन्होंने कहा था, या तो आप क्या करिए, या तो आप चुंबकीय फील्ड को अस्थिर रखिए और उसके बीच में कंडक्टर को, आर्मेचर को रोटेट कराइए। ऐसा करने से चुंबकीय फ्लक्स की वजह से, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से उत्पन्न हो रही चुंबकीय बल रेखा रोटेट कर रही चालक तार कंडक्टर को क्या करेगी, कट करेगी और ईएमएफ उत्पन्न होगा। ये काम हम डीसी मशीन में करते हैं साहब। लेकिन आप याद रखेंगे, दूसरी बात उन्होंने कही थी, या तो आप दूसरा काम ये करिए, चुंबकीय फील्ड को आप अस्थिर रखिए, यानी आप स्टेटर में चुंबकीय फील्ड को रखिए और अपने आर्मेचर को क्या करना है, रोटेट कराना है, ईएमएफ उत्पन्न होगी। ये डीसी मशीन में हो रहा था। दूसरा उन्होंने कहा कि हम अगर अपने स्टेटर में ही कुंडली को स्थापित कर दें, यानी हमारी कॉइल अस्थिर रहे और वो कहां पर रहे, आपके स्टेटर में रहे, और उसके बीच में हम क्या कर दें साथियों, उसके बीच में हम रोटर पर चुंबकीय क्षेत्र को घुमाने का काम करें, यानी मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट करें। जब मैग्नेटिक फील्ड किसके बीच में, आपके कंडक्टर के बीच में मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होती है तो रोटेट हो रही चुंबकीय बल रेखाएं किसको कट करती है, कंडक्टर को, और ईएमएफ उत्पन्न होता है। उससे जो डिवाइस बनती है उसको अल्टरनेटर कहते हैं। और
और साथियों अल्टरनेटर का प्रयोग हम कहां करते हैं? अल्टरनेटर का प्रयोग हम बल्क मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा के जनरेशन में करते हैं और यह संयंत्र होता है आपका थर्मल पावर प्लांट। तो जो अल्टरनेटर थर्मल पावर प्लांट में प्रयोग किया जाएगा उसे कहेंगे टर्बो अल्टरनेटर, और जो अल्टरनेटर कहां प्रयोग होगा? आपके हाइडल पावर प्लांट में, उसे कहेंगे हाइड्रो जनरेटर। हाइडल पावर प्लांट का मतलब है पन बिजली परियोजना, जल विद्युत संयंत्र। ओके, और थर्मल पावर प्लांट का मतलब है वैसा संयंत्र जहां क्या होती है? वैसा संयंत्र जिस संयंत्र के माध्यम से आप ताप के माध्यम से बिजली उत्पादित करते हैं, यानी कोयले को ईंधन के रूप में लेते हैं, फिर उससे स्टीम बनाते हैं और तब जाकर के आप क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं साथियों। तो वो आपकी हो जाती है टर्बो अल्टरनेटर। तो ये बातें आपने देखी, ये दोनों बातें तो हमारे रोटेटिंग मशीन के लिए थी, लेकिन यहां आप क्या देख रहे हैं? आपका कोर भी अस्थिर है ना, और आपकी कंडक्टर, आपकी कॉइल भी क्या है? वो भी अस्थिर है। ऐसे केस में फैराडे साहब ने क्या कहा साथियों? ऐसे केस में फैराडे साहब ने कहा यदि आपकी कोर अस्थिर हो, आपकी कॉइल अस्थिर हो, उस परिस्थिति में यदि आप सप्लाई कैसा देते हैं साथियों? यदि आप एसी सप्लाई देते हैं, रोटेटिंग आपकी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एसी सप्लाई देते हैं जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदलता है, यदि आप करंट ऐसा देते हैं, I इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है Im साइन ओमेगा टी साहब। यदि आप करंट देंगे अल्टरनेटिंग तो आपकी फ्लक्स भी साहब कैसी होगी? φm साइन ओमेगा टी होगी। साथियों याद रखिएगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अगर सप्लाई आपकी एसी की है, अल्टरनेटिंग है, तो निश्चित रूप से आपका आउटपुट में फ्लक्स भी कैसा होगा? अल्टरनेटिंग होगा। तो जब अल्टरनेटिंग फ्लक्स यहां से पास करती है, अल्टरनेटिंग फ्लक्स यहां से पास करती है, राइट हैंड रूल नॉट थंब रूल, राइट हैंड रूल ये कहता है हम अपने दाएं हाथ को इस हिसाब से पकड़ें कि ये सारी उंगलियां, हमारी चारों उंगलियां किसको व्यक्त करे? धारा की दिशा को व्यक्त करे। अगर आप इसे मुट्ठी से बंद करते हैं, आप अगर मुट्ठी से बंद करते हैं तो आपकी मुट्ठी, ये सारा पोर्शन ये किसको बताता है? ये आपके धारा की दिशा को बताता है। तो अंगूठा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को व्यक्त करता है। यानी आपकी ये करंट की डायरेक्शन है तो चुंबकीय बल रेखा किधर को जाएगी? ऊपर की तरफ। तो ये देखिए चुंबकीय बल रेखा ऊपर की तरफ जा रही है, और ये जो ऊपर की तरफ जा रही है और आपका कंडक्टर, आपका कॉइल कैसे है? इससे एकदम 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ा हुआ है। क्या होगा? अधिक से अधिक संख्या में चुंबकीय बल रेखाएं हमारे चालक तार को कट कर रही है। इसका परिणाम यह होगा साथियों कि आपको ईएमएफ बेहतर मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, अधिकतम मिलेगा, और यही हम चाह भी रहे थे। ठीक है कि नहीं? यही हम चाह भी रहे थे। ठीक है, तो साथियों आपका जो ये ट्रांसफार्मर है, इसमें यह वाला जो हिस्सा है इसे कोर कहते हैं। इसी कोर पर हम क्या करते हैं? वाइंडिंग को लपेटते हैं। इसी कोर पर क्या करते हैं? वाइंडिंग को इंस्टॉल करते हैं, वाइंडिंग को लपेटते हैं। और साथियों आप ये ध्यान रखिएगा कि इस कोर का मुख्य काम क्या है? इसका काम है लो रिलक्टेंस पाथ प्रदान करना। क्या काम है इसका? लो रिलक्टेंस पाथ प्रदान करना। लो रिलक्टेंस पाथ प्रदान करना। आप जानते हैं जो काम, ठीक है, जो काम लो रिलक्टेंस पाथ प्रदान करता है, ठीक है, तो जो काम किसका है साथियों? जो काम प्रतिरोध का, जो काम रेसिस्टेंस का कहां पर है? जो काम रेसिस्टेंस का इलेक्ट्रिकल सर्किट में है, वह धारा के प्रवाहित होने के रास्ते को बाधा पहुंचाती है, उसको रोकती है। बिल्कुल वही काम किसका है? बिल्कुल वही काम आपका रिलक्टेंस का है चुंबकीय परिपथ में। चुंबकीय परिपथ से होकर फ्लक्स के पास करने के आसान रास्ते प्रदान की जाती है, और हम इस फ्लक्स की रास्ते में बाधा नहीं उत्पन्न करना चाहते हैं। इसीलिए कोर हम वैसा पदार्थ का बनाते हैं, वैसे पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं जिस पदार्थ में क्या हो? रिलक्टेंस आपकी न्यूनतम हो, आपका प्रतिष्ठभ न्यूनतम हो, ताकि फ्लक्स को पास करने में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। ठीक है साथियों, और दूसरी महत्वपूर्ण बात समझिए कि इस पूरे हिस्से में आप इस बात को जानिए कि हमारी जो प्राथमिक वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग है, तो जो वाइंडिंग सप्लाई से जुड़ी होती है,
सप्लाई के साथ जो वाइंडिंग जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। जो वाइंडिंग लोड से जुड़ी होती है उसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। ये हिस्सा आपका इनपुट है साहब, ये हिस्सा आपका आउटपुट है साहब, ठीक है। तो इनपुट में आपने सप्लाई दिया, आउटपुट में आपने लोड के साथ जुड़कर आउटपुट में वोल्टेज प्राप्त किया। तो जो इनपुट से, जो सप्लाई से जुड़ी होती है, जो सोर्स से जुड़ी होती है उसे प्राइमरी कहते हैं, और जो लोड से जुड़ी होती है उसे सेकेंडरी कहते हैं। हो सकता है कि प्राइमरी कई बार लो वोल्टेज वाइंडिंग हो सकता है सेकेंडरी कई बार हाई वोल्टेज हो सकता है प्राइमरी हाई हो सकता है सेकेंडरी लो हो। स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में उसकी संरचना के हिसाब से इसमें हो सकता है वोल्टेज ज्यादा, इसमें हो सकता है कम, इसमें हो सकता है वोल्टेज कम, इसमें हो सकता है ज्यादा। तो हम प्राइमरी और सेकेंडरी के कंसेप्ट पर सदैव अटल रहेंगे कि जिसको भी सप्लाई देंगे वो प्राइमरी होगी, और जहां से भी हम आउटपुट लेंगे, लोड को जोड़ेंगे, वो सेकेंडरी होगी। अब हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जिधर वोल्टेज अधिक वो हाई वोल्टेज वाइंडिंग, जिधर वोल्टेज कम वो लो वोल्टेज वाइंडिंग। तो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आपकी क्या होगी? प्राथमिक वाइंडिंग लो वोल्टेज होगी और सेकेंडरी हाई वोल्टेज होगी। आपका स्टेप डाउन में प्राथमिक हाई वोल्टेज वाइंडिंग होगी और सेकेंडरी आपकी लो वोल्टेज वाइंडिंग होगी। तो ये हाई और लो का कंसेप्ट जो है उसके बारे में हम फिर से चर्चा करेंगे आपके अगले सेशन में। लेकिन यहां पर आप ये समझ लीजिए कि इस कोर का मुख्य काम था न्यूनतम प्रतिष्ठभ वाला, लो रिलक्टेंस वाला आसान रास्ता आपके फ्लक्स को प्रदान करना, ताकि फ्लक्स आसानी से इस परिपथ में क्या हो सके? संचालित हो सके, इस परिपथ से सर्कुलेट हो सके। ठीक है, क्लियर साथियों? अब आइए, और दूसरी बात आपने जानी कि इनपुट और आउटपुट में फ्रीक्वेंसी के मान में कोई परिवर्तन साहब कभी भी नहीं होता है। ट्रांसफार्मर आसानी से वोल्टेज के मान को बढ़ाता है और घटा भी देता है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज करंट के मान को बढ़ाता भी है, घटा भी देता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से बहुत आसानी से हम क्या कर पाए? एसी का इतना विकास कर पाए। आज ट्रांसफार्मर के डेवलपमेंट होने के कारण ही हम अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार वोल्टेज के मान को बहुत आसानी से बढ़ा और घटा लेते हैं, जिसका परिणाम यह मिलता है साथियों कि आज एसी इतनी पॉपुलर हो पाई है। और आज विद्युत की जो स्थिति बनी है हमारे जीवन में, हमारा सोना, हमारा जगना, हमारा भोजन कर पाना, यहां तक कि हमें इस गर्मी में स्नान कर पाना भी बिना पानी के संभव नहीं है। हमारे जीवन दिनचर्या का सबसे आवश्यक जरूरत आज अगर इलेक्ट्रिसिटी बनी है तो उसके लिए ट्रांसफार्मर बहुत रिस्पॉन्सिबल है साहब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। इसमें प्राइमरी और द्वितीय कुंडली में आवृत्ति का मान क्या होता है? समान होता है। हमारे सभी साथी जीवन भर याद रखना, इसमें आवृत्ति का मान हमेशा क्या होता है? समान होता है। आवृत्ति को ही फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। क्या होता है इसका एसआई मात्रक? हर्ट्ज होता है। ठीक है साथियों, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और द्वितीय कुंडली विद्युतीय रूप से जुड़ी नहीं होती। आइए जरा इसको समझते हैं। हमारे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल जो है वो विद्युतीय रूप से जुड़ी नहीं होती। अगर यहां से हम इसको ऐसे जोड़ते, यहां से इसको ऐसे जोड़ते, तब यह इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता। लेकिन ऐसा है क्या? नहीं है, ऐसा नहीं है। जब ये दोनों एक दूसरे से नहीं जुड़ी है तो यानी दोनों ओपन है। यहां ध्यान दीजिए, इस वाला ये हिस्सा भी आपका क्या है? ओपन है, सेपरेट है। और ये नहीं ना, और ये वाला हिस्सा क्या है? ये भी आपका ओपन है। इधर भी ओपन है, उधर भी ओपन है। ये अलग हिस्से में, ये अलग हिस्से में। इसीलिए तो इसको पहला परिपथ मानते हैं, इसको दूसरा मानते हैं। यानी पहली इलेक्ट्रिकल सर्किट, दूसरी इलेक्ट्रिकल सर्किट। दोनों इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपस में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। आप स्पष्ट समझ लीजिए, दोनों वाइंडिंग में कोई विद्युतीय संपर्क नहीं होता है, कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है, कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है, कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है साहब, कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। ये दोनों आपस में कैसे जुड़ी होती हैं? चुंबकीय परिपथ के माध्यम से जुड़ी होती है। अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए मित्रों, अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए क्या प्रतिरोध होता है, ठीक है, आपसे ये पूछ लिया जाए प्राइमरी एवं सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच
के बीच प्रतिरोध का मान अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। याद रखिएगा हमेशा, प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। आपकी परिपथ क्या है? सेपरेटेड है। ये भी आपका अलग सेक्शन, वो भी आपका अलग सेक्शन, इसीलिए इस दोनों में डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, इस वजह से यह इलेक्ट्रिकली जुड़ी नहीं है। और जब आप जानते हैं अगर सर्किट क्या होती है, ध्यान दीजिए, ये कोई नेटवर्क है, ये इसका पहला टर्मिनल, ये इसका दूसरा टर्मिनल, और दोनों टर्मिनल के बीच कोई सीधा कनेक्शन नहीं है, तो ये कैसे बिहेव करती है? ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करती है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करती है, यानी खुला परिपथ। क्या होती है साहब? खुला परिपथ होती है, खुला परिपथ होती है। और जब यह खुला परिपथ होती है, इसका प्रतिरोध कितना होता है? इसका प्रतिरोध R बराबर अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है, R बराबर अनंत होता है। तो साथियों, जीवन भर याद रखना है, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली के बीच में प्रतिरोध का मान अनंत होता है। यह दोनों आपस में एक दूसरे से विद्युतीय रूप से नहीं जुड़ी होती है, दोनों एक दूसरे के साथ चुंबकीय परिपथ के माध्यम से जुड़ी होती है, चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है। वही यहां बताया गया है, एक दूसरे से कैसे जुड़ी होती है? चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है। साथियों, मैंने आपको बताया कि ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करता है? एसी पे काम करता है, डीसी पर काम नहीं करता। आइए जरा समझते हैं ट्रांसफार्मर हमारा डीसी पर काम कैसे नहीं करता है। सपोज कर लीजिए ये हमारा ट्रांसफार्मर है और ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है और ये हमारी साहब सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। प्राइमरी में हमने करंट सप्लाई किया और यहाँ वोल्टेज हमने कैसा दे दिया? डीसी वोल्टेज दे दिया। कैसा वोल्टेज दिया? डीसी वोल्टेज दे दिया। आप जानते हैं डीसी का स्वभाव कैसा होता है। ये आपकी डीसी है जो कि कैसा वैल्यू है इसकी? कांस्टेंट मान है। डीसी का मान हमेशा कैसा होता है? कांस्टेंट होता है, नियत होता है, उसके मान में समय के साथ कोई परिवर्तन साथियों नहीं होता है। अब जरा गंभीरता से समझिए, आपको तो मैंने बताया है, चाहे आप एसी सप्लाई दीजिए चुंबकीय परिपथ को या फिर आप डीसी सप्लाई दीजिए, दोनों सप्लाई देने पर आपकी क्या होती है? एक्साइटेशन होती है, चुंबकीय परिपथ उत्पन्न होती है, चुंबकीय क्षेत्र विकसित होता है। क्या होता है? आपका चुंबकीय क्षेत्र विकसित होता है। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र विकसित होता है। अब साथियों, जब आपका चुंबकीय क्षेत्र विकसित होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल क्लास रिकॉर्डेड नहीं है, हम आपके बीच लाइव में है साहब, ठीक है। बताएंगे राहुल जी, आगे आ रहा है स्टेप अप स्टेप डाउन, वहां पे बताएंगे वोल्टेज कैसे बढ़ता है। और विवेक कुमार जी, संतोष बाबू, प्राइमरी और सेकेंडरी का वोल्टेज एकदम समान हो सकता है। जिस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का वोल्टेज समान होता है उसे आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कहते हैं, उसे आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। यदि प्राइमरी की टर्न की संख्या और सेकेंडरी के टर्न की संख्या आपस में बराबर हो जाए, क्या है? यदि प्राइमरी के टर्न की संख्या और सेकेंडरी के टर्न की संख्या आपस में बराबर हो जाए तो निश्चित रूप से वह ट्रांसफार्मर क्या होगा? उसके प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का वोल्टेज समान होगा और ऐसे ट्रांसफार्मर को आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। इस ट्रांसफार्मर का प्रयोग दो विद्युत परिपथ को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? दो विद्युत परिपथ को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। आइए साथियों ध्यान देते हैं, जिस भाग में वाइंडिंग की जाती है उसको लिम्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्ब कहते हैं, ठीक है। आप ये ध्यान रखिएगा, हमारे ट्रांसफार्मर में इस तरह का जो आपको शेप दिख रहा है, इसका ये वर्टिकल हिस्सा है, इसी हिस्से में वाइंडिंग की जाती है। इस हिस्से को क्या कहते हैं? इसको लिम्ब कहते हैं, LIMB कहते हैं। जो वर्टिकल हिस्सा है उसको लिम्ब कहते हैं। तो लिम्ब पर ही हम क्या करते हैं? वाइंडिंग करते हैं। ये दोनों हिस्से खड़े होते हैं, इसको ऐसे स्टैंड के ऊपर ऐसे टाइट करके फिट करते हैं ताकि नीचे भी तेल रहे, ऊपर भी आपका ऑयल रहे और ये पूरा ऑयल में डूबा रहता है आपके बड़े ट्रांसफार्मर में, ठीक है। तो इसीलिए साथियों याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर के जिस हिस्से पर वाइंडिंग की जाती है वो वर्टिकल हिस्सा होता है ट्रांसफार्मर का, और उस वर्टिकल हिस्से को लिम्ब कहते हैं। ये आपका लिम्ब 1 है, ये आपका लिम्ब 2 है। क्लियर? राजीव जी, एसी वाइंडिंग, डीसी वाइंडिंग, ये सब इसी चैप्टर के अंदर हम आपको पढ़ा देंगे, आप मत घबराइए, ठीक है ना।
आपको एसी वाइंडिंग, डीसी वाइंडिंग, ये डीसी मशीन वगैरह जो हम प्रारंभ करेंगे और अभी यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं इसी दौरान हम आपको वो सारी चीजें बताते चल रहे हैं, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आइए आइए, राजीव जी परेशान हैं, एकदम चिंतित मत होइए, सब कुछ बताएंगे आप लोगों को। अलग से हमने नाम नहीं लिखा है, इसके अंदर इनबिल्ट कर दिया है, इसी वजह से नाम नहीं लिखा है। आइए राजीव जी ध्यान दीजिए, हम जो बता रहे थे तो ये तो आपको समझ में आ गया कि जिस हिस्से में वाइंडिंग करेंगे उसको लिंब कहते हैं। अगला सेशन देखते हैं। आइए साथियों, हम बता रहे थे आपको, चाहे आप एसी सप्लाई दीजिए चाहे आप डीसी सप्लाई दीजिए, दोनों केस में आपका क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र विकसित होता है। लेकिन यदि हम एसी देते हैं, एसी सप्लाई देते हैं तो I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी होती है, तो आपकी फ्लक्स भी क्या हो जाती है, फाई एम साइन ओमेगा टी होती है। यानी दोनों का स्वभाव कैसा होता है, परिवर्तनशील होता है, अल्टरनेटिंग होता है। कैसा होता है, अल्टरनेटिंग होता है। ठीक, अब जरा आइए सुमित जी, धीरज धीरज रखिए, शून्य से आगे बढ़ना है, एक एक बात को समझते चलिए, सब कुछ आपको आगे मिलेगा। ठीक है, यहां पर समझने की प्रयास कीजिए। एसी सप्लाई देने पर आपका फ्लक्स कैसा होता है, परिवर्तनशील होता है। और जब हमारी फ्लक्स परिवर्तनशील होती है, फ्लक्स हमारी परिवर्तनशील होती है तो आराम से यह ऊपर की तरफ जाती है और फिर नीचे की तरफ आती है। तो आपके क्या करती है, ये कट करती है आपके किसको, आपके कंडक्टर को, जिसके वजह से क्या उत्पन्न होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। लेकिन साहब यदि आप डीसी सप्लाई देते हैं, यदि आप डीसी सप्लाई देते हैं तो डीसी सप्लाई के दौरान चुंबकीय क्षेत्र विकसित तो होती है, लेकिन वह चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय फ्लक्स को कैसे रखती है, इसको भी फिक्स रखती है, इसको भी कांस्टेंट रखती है, इसके भी मान में परिवर्तन नहीं हो पाता है। जब इसके मान में परिवर्तन नहीं हो पाता है तो क्या होती है, आपका यहां पर कट नहीं हो पाती है। यानी आपकी जो अस्थिर आपकी क्या है, कोर, अस्थिर आपकी क्या है, वाइंडिंग, और इस दोनों के अस्थिर होने के बावजूद आपका चुंबकीय फ्लक्स भी अस्थिर हो गया। जब तीनों चीजें अस्थिर हो गई तो आपके इस चालक तार को वह फ्लक्स कट नहीं कर पा रही। जब कट नहीं कर पा रही साहब तो ईएमएफ आपका उत्पन्न नहीं होता है। पहली बात, ईएमएफ उत्पन्न नहीं हुआ। उसके बाद वह फ्लक्स इस पाथ में सर्कुलेट नहीं हो पाती है प्रॉपर तरीके से। आपका आउटपुट भी क्या होता है, जीरो। एक बात तो कंफर्म हो गई कि आउटपुट भी आपको कुछ नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद आउटपुट भी कुछ नहीं मिला, ईएमएफ भी उत्पन्न नहीं हुआ। अब ये करंट लंबे समय तक इसी वाइंडिंग से होकर सर्कुलेट करती है। अब अधिक मात्रा की करंट लंबे समय तक जब इस कॉइल से होकर सर्कुलेट करती है तो यहां क्या होता है, आई स्क्वायर आर लॉस होता है। इस लॉस के कारण हीट अपीयर होता है और उस हीट के वजह से आपकी लेमिनेशन डैमेज करती है, पिघलने लगती है। लेमिनेशन के पिघलने से आपकी वाइंडिंग शॉर्ट कर जाती है, और जब आपकी वाइंडिंग शॉर्ट करती है तो आप कंफर्म हो जाइए कि वाइंडिंग के शॉर्ट करने के बाद और भी ज्यादा मात्रा में करंट वहां क्रिएट होती है। परिणाम यह होता है हीट लॉस एक्सेस होता है और अंततः आपकी वाइंडिंग जलकर राख हो जाती है। इसीलिए साथियों कभी भी डीसी पर ट्रांसफार्मर को संचालित नहीं करते हैं, ठीक। लेकिन फिर भी मान लीजिए आप जिद पर अड़ गए कि नहीं, मैं थोड़ी देर डीसी पे चलाता हूं, मैं देखता हूं क्या होगा, या तो आपका जल जाएगा। यदि आप जिद पे अड़ गए तो मेरी सलाह मानिए, आप यहां क्या करेंगे, उच्च मान का प्रतिरोध, क्या करेंगे साहब, उच्च मान का प्रतिरोध, यानी मेगा ओम में रेसिस्टेंस, उच्च मान का प्रतिरोध श्रेणी में जोड़ दीजिए, उच्च मान का प्रतिरोध श्रेणी में जोड़ दीजिए और फिर आप सप्लाई दीजिए। यदि आप सप्लाई देते हैं और उच्च मान के प्रतिरोध को यहां श्रेणी में जोड़ देते हैं तो इसका नतीजा यह होगा कि आपकी करंट अगर 5 एम्पियर जा रही है डीसी की तो वह रेसिस्टेंस उस करंट को रोकेगा और मिली एम्पियर में करंट आपकी क्या होगी, अंदर प्रवेश करेगी। तो वह माइनर करंट बहुत लंबे समय तक आपके वाइंडिंग को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी क्योंकि उसकी क्षमता कम है। इसलिए साथियों हम क्या करते हैं, कभी भी ट्रांसफार्मर को, लेकिन वैसा भी करने से आपका ट्रांसफार्मर कुछ समय तक नहीं जलेगा, 15-20 मिनट नहीं जलेगा, लेकिन आपको आउटपुट भी कुछ नहीं मिलेगा। ये भी आप कंफर्म हो जाइए। वो प्रैक्टिकल चीज चेक करने के लिए कर सकते हैं, बट ये कंसेप्ट ऑलवेज याद रखिएगा कि ट्रांसफार्मर नेवर वर्क्स ऑन डीसी। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। उसके बाद मैंने बताया
इलेक्ट्रॉनिक और कंट्रोल परिपथ में ट्रांसफार्मर अधिकतम शक्ति स्थानांतरण के लिए यानी इंपीडेंस मैचिंग के लिए क्या होता है, प्रयोग में लिया जाता है। आइए जरा इंपीडेंस मैचिंग को समझते हैं। ये हमारा सपोज कर लीजिए प्लस माइनस ये VTH था, यहां पे हमारी इंटरनल रेसिस्टेंस RTH है परिपथ की, और यहां आपका लोड रेसिस्टेंस क्या है, RL है। यदि AC परिपथ रहता तो ZTH, जिसको इंपीडेंस कहते हैं इंटरनल इंपीडेंस, और AC रहता तो यहां पर आपका ZL यानी लोड इंपीडेंस। ठीक है, AC के लिए लोड इंपीडेंस, इसके लिए आपका इंटरनल इंपीडेंस। क्लियर? अमित जी, उच्च मान का रेसिस्टेंस कहने का मतलब है आप मेगा ओम में लीजिए। आप छोटा मोटा प्रतिरोध लीजिएगा साथियों तो क्या होगा, छोटा मोटा अगर आप रेसिस्टेंस लेंगे तो आपकी करंट वहां से पास कर जाएगी। यानी हम चाहेंगे कि करंट को एकदम से रोक दें, माइनर करंट को जाने दें। तो 5 एम्पियर यदि करंट आपकी जा रही है और रेसिस्टेंस आपका अनंत का है यानी मेगा ओम में है साथियों, तो आपको लीकेज करंट जाएगा भाई तो कितना, 0.1 मिली एम्पियर जाएगा। इस करंट से बहुत असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसको समझिए, जो बात हम आपके बीच समझा रहे हैं, इंपीडेंस मैचिंग का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, इंपीडेंस मैचिंग से आप क्या समझते हैं साथियों? एक थ्योरम होती है हमारे नेटवर्क में, जो हमारे फाउंडेशन के साथी हैं उनको मैं पढ़ाऊंगा निश्चित रूप से। एक थ्योरम होती है जिसका नाम है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। क्या नाम है? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये थ्योरम ये कहती है, ठीक है, ये थ्योरम कहती है कि किसी भी विद्युत स्रोत से लोड की तरफ अधिकतम पावर ट्रांसफर होगी, अधिकतम शक्ति का स्थानांतरण होगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, हम जब यहां से सप्लाई देंगे तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहती है, सोर्स से लोड की तरफ आप अधिकतम पावर तब ट्रांसफर कर सकते हैं जब आपका क्या हो, RTH किसके बराबर हो जाए, RL के बराबर हो जाए, ZTH किसके बराबर हो जाए, ZL के बराबर हो जाए। ठीक है, यानी जब आपका इंटरनल रेसिस्टेंस लोड रेसिस्टेंस के बराबर होता है, आंतरिक प्रतिरोध आपके बाह्य प्रतिरोध के बराबर होता है, आंतरिक प्रतिबाधा आपके किसके बराबर होती है, लोड प्रतिबाधा के बराबर होती है, यानी कि आपका जो है इंटरनल इंपीडेंस लोड इंपीडेंस के बराबर होता है, तब जाकर के इस परिस्थिति में स्रोत से यानी सोर्स से, ठीक है, स्रोत से आपके लोड की तरफ, भार की तरफ, है ना, भार की तरफ अधिकतम शक्ति का प्रवाह होता है। क्या होता है? अधिकतम शक्ति स्थानांतरित होती है, ट्रांसफर होती है। साथियों एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये प्रश्न BSPHCL में 2018 में पूछा गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। BSPHCL 2018 में इसको रखा गया है। ठीक है साथियों, एक बात को और महसूस करिए, आपको तो मैंने बताया मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कह रहा है। वो कह रहा है RTH RL के बराबर हो, ZTH ZL के बराबर हो, तो आपके सोर्स से लोड की तरफ बहुत अधिक मात्रा में शक्ति का स्थानांतरण होगा। साथियों एक बात याद रखिए, यदि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती भी है तो उस परिस्थिति में आपकी दक्षता क्या होती है, उस स्थिति में आपकी दक्षता साहब मात्र 50% होती है। कितनी दक्षता होती है? 50% होती है, यानी 50% शक्ति आपके परिपथ के अंदर ही लॉस कर जाती है, नुकसान हो जाती है। ठीक है, तो आपको अगली बार यह प्रश्न पूछने की संभावना है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के माध्यम से कितनी दक्षता मिलती है, तो 50% मिलती है। आपसे यह कहा गया इंपीडेंस मैचिंग कराने के बावजूद हमारी स्रोत से लोड की तरफ शक्ति प्रवाहित हो रही है, अधिकतम शक्ति प्रवाहित हो रही है, परिपथ की दक्षता कितनी होगी? इसका भी जवाब देंगे आप 50%। ठीक है, अब साहब मेरा जो समझाना है कि ये आपका इंपीडेंस मैचिंग से आप क्या समझते हैं, तो हम इलेक्ट्रॉनिक और कंट्रोल सर्किट ट्रांसफार्मर में हम चाहते हैं कि मैक्सिमम पावर हमारी सोर्स से लोड की तरफ ट्रांसफर हो, इनपुट से आउटपुट की तरफ ट्रांसफर हो। वैसा करने के लिए हम ट्रांसफार्मर की मदद से इंपीडेंस मैचिंग कराते हैं। इंपीडेंस मैचिंग यानी इंटरनल इंपीडेंस ZTH और लोड इंपीडेंस ZL को क्या करते हैं? बराबर करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? इसको बराबर करने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुकेश जी अभी जो पढ़ा रहा हूं उसको समझिए,
एसी डीसी ड्राइव भी आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन वो पढ़ाऊंगा डीसी मशीन के बाद, क्योंकि ड्राइव का सबसे ज्यादा फंक्शन स्पीड कंट्रोल करना मशीन का है, और सबसे बढ़िया जो ड्राइव के लिए सुटेबल मोटर होती है वो आपकी डीसी मोटर होती है। इसीलिए जब मैं डीसी मोटर पर आऊंगा तब आपको वो पढ़ाऊंगा। थोड़ा धीरज रखिए, जो अभी पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मशीन का बेस ट्रांसफार्मर होता है। अगर ट्रांसफार्मर को आप अच्छे से समझते हैं तो इतना आनंद आपको मशीन पढ़ने में आएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, ये बात आपने समझ ली कि हम ट्रांसफार्मर की मदद से क्या क्या कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक और कंट्रोल परिपथ में ट्रांसफार्मर को मैक्सिमम शक्ति ट्रांसफर करने के लिए इंपीडेंस मैचिंग करना होता है, और यह इंपीडेंस मैचिंग कौन करता है साथियों? ट्रांसफार्मर करता है। और पल्स ट्रांसफार्मर की मदद से रडार, टेलीविजन या डिजिटल कंप्यूटर में हम इसका प्रयोग करते हैं। रडार का काम होता है साथियों रेडियो, रडार का पूरा नाम है रेडियो एविगेशन डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। ठीक है, अब चलिए हम एक बात को और समझते हैं। आप तो जान गए कि क्यों डीसी पर हमारी ट्रांसफार्मर जल जाती है, उसके बाद आपको यह भी पता चला इंपीडेंस मैचिंग क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। एक तो आपको याद रखना है हमेशा, जिस वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं उसे प्राइमरी कहते हैं, जिस वाइंडिंग से लोड को जोड़ते हैं उसे सेकेंडरी कहते हैं। तो ये आपकी एक वाइंडिंग है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो एक वाइंडिंग आपकी यहां पर सबसे महत्वपूर्ण अंग में से है, दूसरी आपकी यहां पर सेकेंडरी वाइंडिंग जिससे हम आउटपुट लेते हैं वो है, और तीसरा न्यूनतम न्यूनतम रिलक्टेंस वाला, न्यूनतम प्रतिष्ठप वाला पाथ प्रदान करने वाला भाग फ्लक्स को, जिसको कोर कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम इस तीनों के बारे में बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ये आपका कोर एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप यहां देख रहे हैं कि कोर को हमने कैसे किया है, एक पत्थर लिया है। क्या किया है? ये कोर आपकी पटलित कोर है। इसका मुख्य काम है लो रिलक्टेंस पाथ प्रदान करना, न्यूनतम प्रतिष्ठप का पाथ प्रदान करना, जिससे आसानी से फ्लक्स क्या हो सके, संचालित हो सके, प्रवाहित हो सके, पास कर सके, गुजर सके। ठीक है, हम इसी पर क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। ये ध्यान दीजिए, हम ट्रांसफार्मर के इसी कोर के हिस्से पर वाइंडिंग करते हैं। कोर के जिस हिस्से पर हम वाइंडिंग करते हैं उसे लिम्ब कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? लिम्ब कहते हैं। यह सदैव किस पर की जाती है? आपके कोर के वर्टिकल ऊर्ध्वाधर दीवार पर की जाती है, ऊर्ध्वाधर सेक्शन पर की जाती है, इसके वर्टिकल पार्ट पर की जाती है। ठीक है, यह बात आप समझ गए। अब साथियों आपको मैं बता दूं, एक छोटी सी बात और समझ लीजिए। ओम जो है सबसे कम होता है, उसके बाद आपका क्या होता है, किलो ओम होता है, यानी 1 × 10⁻³ ओम। ओम का मतलब 1 ओम। फिर आपका क्या होता है, इससे और आगे बढ़ेंगे, मेगा ओम। ठीक है, तो ये आपका 1 × 10⁻6 ओम होता है। ये सबसे कम हुआ, ये इससे अधिक हुआ, और ये सबसे अधिक हुआ। ठीक है साथियों, तो जो भी हमारे मित्र को इसमें दिक्कत है, कंफ्यूजन थी, वो जरा से इसको समझ लेंगे कि ओम का मतलब सबसे कम वैल्यू है, किलो ओम उसका सीधा 1000 गुना बढ़ गया, और आपका मेगा ओम उससे 10⁻6 गुना ज्यादा अधिक हो गया मान। ठीक है, तो हमारे एक मित्र पूछ रहे थे तो मुझे ध्यान पे अभी आया तो मैंने बता दिया। साथियों अब एक और बात को समझिए, जिस हिस्से पर हम वाइंडिंग करते हैं उसको लिम्ब कहते हैं। अब यहां महत्वपूर्ण बात है जो समझने वाली है, वो क्या है, वो ये है कि हम जितने भी कोर का प्रयोग यहां कर रहे हैं, सारी कोर आपकी पत्थर के रूप में है, और सब एक के ऊपर, यानी एक आपका ये कोर का सेक्शन जो कि पत्थर की तरह है, यानी चादर की तरह है, और उसके बीच में लेमिनेशन, फिर दूसरा, फिर लेमिनेशन, फिर तीसरा, फिर लेमिनेशन। ये सब में आपका लेमिनेशन 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 लेमिनेशन। ये जो लेमिनेशन है ना, इस लेमिनेशन की मोटाई कितनी है साहब? इसकी मोटाई 0.25 मिलीमीटर से लेकर 0.5 मिलीमीटर के बीच होती है। हाउ मच? 0.25 मिलीमीटर से लेकर 0.5 मिलीमीटर के बीच होती है। ठीक है, अब जरा यहां पर आइए साथियों कि इसके बीच में हम लेमिनेशन क्यों करते हैं उसको भी समझिए, गंभीरता से देखिए। ये आपका क्या है, ट्रांसफार्मर का एक हिस्सा जो कि आपको ऐसा दिख रहा है। ठीक, इसके बीच में हम क्या कर रहे हैं साहब, इसके बीच में देखिए हम लेमिनेशन कर रहे हैं। इसके बीच में हम क्या कर रहे हैं, ये लेमिनेशन, ये लेमिनेशन, ये लेमिनेशन, ये लेमिनेशन कर रहे हैं। ठीक,
ये लेमिनेशन कर रहे हैं, ये लेमिनेशन आपकी थीन है। थीन लेमिनेशन इसलिए साथियों ताकि आपकी क्या हो जाए, थीन लेमिनेशन इसलिए करते हैं ताकि क्या हो जाए, ध्यान रखिएगा, चुंबकीय गुण हमारी खराब ना हो। क्या हो जाए, चुंबकीय गुण खराब ना हो। ठीक, यहां ध्यान दीजिएगा, पतली लेमिनेशन चुंबकीय गुण को अप्रभावित करने के लिए, अप्रभावित करने हेतु की जाती है, अप्रभावित करने हेतु की जाती है। अगर ज्यादा मोटा लेमिनेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगी, आपकी चुंबकीय गुण डैमेज कर जाएगी, खराब हो जाएगी। हम कभी भी नहीं चाहेंगे चुंबकीय गुण के साथ समझौता करना। उसके साथ लेमिनेशन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, आप जैसे ही सप्लाई देते हैं आपकी ईएमएफ इंड्यूस होती है। हम तो हमेशा इस बात को समझते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, लेकिन साथियों आपको याद रखना है सिर्फ ईएमएफ ही इंड्यूस नहीं होती, धारा भी वहां से उत्पन्न होती है। क्या होती है, धारा भी उत्पन्न होती है। हाँ, उसकी मात्रा थोड़ी कम जरूर होती है। अब वह जो धारा है, अगर आपका क्या होता, सॉलिड आपका ऐसा रहता, कोर सॉलिड मटेरियल का रहता, तो धारा आसानी से इससे होकर सर्कुलेट करती रहती, कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, और आपका लॉस भी बहुत ज्यादा होने लगता। अब हमने क्या किया, एक तो पत्थर के रूप में हमने सभी पार्ट को लिए, सभी हिस्से हमारे कैसे हैं, कोर के पत्थर के रूप में हैं, और सबके बीच में पतला पतला लेमिनेशन पतला इसलिए ताकि आपका चुंबकीय गुण अप्रभावित रहे, उस पर कोई असर ना पड़े। अब जो आपकी करंट होती है वो अगर इस पत्थर से जाना चाहती है, सिर्फ इसी से नहीं जा पाती है। अब वो जैसे ही आगे बढ़ती है, ठीक है, क्या होती है, अब ये क्या है साहब, यहां से देखिए, यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां इस बीच में इसको बाधा उत्पन्न हो गया, रोक दिया इस लेमिनेशन ने, फिर इससे सर्कुलेट होना शुरू की, फिर ये जब आगे बढ़ी यहां रुकावट, फिर ये आगे बढ़ी यहां रुकावट, फिर ये आगे बढ़ी यहां रुकावट, यानी आपका ये ऐसे शॉर्टेस्ट पाथ बनाती है। क्या करती है, ये ऐसा छोटा छोटा पाथ बनाती है। समझ गए कि नहीं, क्या करती है, छोटा छोटा पाथ बनाती है। अब ये जो छोटा पाथ बनाती है, इसका संरचना आप देखिए, जब किसी तालाब में आप पत्थर फेंकते थे, तालाब में आपने यहां पे पत्थर फेंका तो क्या हुआ, चारों तरफ तालाब में ऐसी श्रृंग और गर्त के रूप में आकृति बनती थी कि नहीं बनती थी। अब जो ये आकृति बनती थी, इसी को हम क्या कहते थे साहब, भंवर, यानी इसी भंवर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एडी। यहां भी जो धारा आपकी जा रही है शॉर्टेस्ट पाथ खोजने के वजह से, उसका भी आकार कैसा हो रहा है, भंवर की तरह। किस आकार का है, भंवर की आकृति का है। किस आकार का है साथियों, भंवर की आकृति का होने के कारण इसे क्या कहते हैं, भंवर धारा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, भंवर धारा कहते हैं। भंवर की आकृति होने के कारण इसे भंवर धारा कहते हैं, और इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है एडी करंट। क्या कहा जाता है साथियों, एडी करंट। और इस एडी करंट के कारण हमारी लॉसेस जो है वो कम से कम हो, इसीलिए हम बीच में थीन लेमिनेशन करते हैं और आपकी एडी करंट को हम मिनिमाइज करते हैं। और जब एडी करंट मिनिमाइज होती है तो हमारी लॉसेस क्या होती है, एडी करंट की वजह से होने वाली कम हो जाती है, घट जाती है। क्लियर साथियों, अब चलिए, आप ये समझ गए, यही मुख्य कारण था कि हम कोर को पटलित करते हैं और उसके बीच में लेमिनेशन करते हैं, और लेमिनेशन की थिकनेस 0.25 से लेकर 0.50 के बीच में ये रखा जाता है। 0.25 हम लोग बहुत पतली लेमिनेशन जब रहती है, छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं तब वहां पर करते हैं, बड़े ट्रांसफार्मर रहते हैं तो वहां पर 0.35 से लेकर 0.5 के बीच करते हैं। इसीलिए ये जो रेंज है 0.25 से 0.5 के बीच में, इस रेंज को आपको याद रखना है। 0.35 से 0.5 वो भी गलत नहीं है, वो भी सस्टेनेबल और एक्सेप्टेबल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया कंसेप्ट साथियों। भंवर की आकृति के होने के कारण इसका नाम भंवर धारा है, और इसी को अंग्रेजी में एडी करंट कहते हैं। इस एडी करंट के कारण होने वाले लॉसेस को रोकने के लिए हम थिन लेमिनेशन करते हैं, और उस लेमिनेशन से एडी करंट लॉस आपकी रिड्यूस होती है, एडी करंट आपकी कम होती है। और साथियों ये भी याद रखना है कि हम लेमिनेशन थिन इसलिए करते हैं ताकि चुंबकीय गुण बिल्कुल भी प्रवाहित ना हो। ठीक है, आइए
साथियों आजकल, पहले के ज़माने में तो हम आयरन का यूज करते थे, लेकिन अब कुछ ज़्यादा विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, हमारे इंजीनियरों ने कुछ नया सोचा और मटेरियल साइंस के हिसाब से अब हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, CRGOS। साथियों ये CRGOS जो होता है ये कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील शीट होती है। ठीक है, यहां पर सिलिकॉन भी हम लोग मात्र 2 से 5% मिलाते हैं। साथियों सिलिकॉन के मिलाने से हमारी प्रतिरोध तो बढ़ती है, ठीक है, सिलिकॉन के मिलाने से क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ती है, समझ गए। लेकिन यह कैसा स्वभाव का होता है, यह भंगुर स्वभाव का होता है, ब्रिटल स्वभाव का होता है, ब्रिटल स्वभाव का होता है, इसीलिए इसकी मात्रा कम लगाते हैं। ठीक है, ब्रिटल स्वभाव का होता है, अतः कम प्रयोग करते हैं। हल्का सा दिया जिससे कि आपको मैंने अभी बताया था ना, थोड़ी बहुत भी हमारे पत्थर से पास करना चाहेगी, ठीक है, थोड़ी बहुत भी हमारी क्या होगी, पत्थर से पास करना चाहेगी, तो आपका ये सिलिकॉन उससे होकर जाने से भी रोक लगाएगा। यानी पूरी तरह से हम लॉसेस को इलिमिनेट करने का प्रयास कर रहे हैं इन सारे टेक्निक के माध्यम से। तो इसीलिए सिलिकॉन का मात्रा कम रखते हैं, क्योंकि सिलिकॉन ज्यादा देंगे ब्रिटल स्वभाव का होता है। अगर आपने दोनों लिम्ब पर वाइंडिंग को कस के टाइट किया, आपकी लिम्ब ही टूट जाएगी, आपकी कोर ही डैमेज हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। साथियों ध्यान रखिएगा कि आपकी CRGOS की जो चुंबकशीलता है, यानी आपकी परमिएबिलिटी है, ये हाई होती है, ये हजारों में होती है, 1400, 1500, 1600, 2400, 4200 इस रेंज में होती है। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि CRGOS की चुंबकशीलता क्या होती है, हजारों में होती है, काफी ज्यादा होती है। और चुंबकशीलता के अधिक होने के कारण शैथिल्य हानि, हिस्टैरिसीस लॉस, वह भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, आपकी हिस्टैरिसीस लॉस, शैथिल्य हानि भी कम हो जाती है। तो साथियों आपने देखा कोर की संरचना के मदद से आपको 2 बेनिफिट हुआ। एक तो आपका एडी करंट लॉस लेमिनेशन से घट गया, और बेहतर क्वालिटी का CRGOS का प्रयोग करने से, CRGOS का प्रयोग करने से आपकी क्या हो गई, हिस्टैरिसीस लॉस, शैथिल्य लॉस भी कम हो गई। और आपको मैं अभी बता दूं, आगे भी आपको बताऊंगा, क्रोड हानि जो है वो आपकी यही दोनों होती है, हिस्टैरिसीस लॉस प्लस आपका एडी करंट लॉस, इस दोनों का योग, इस दोनों का सम, इस दोनों का जोड़ क्या होता है, कोर लॉस होती है। आपका pH भी घट गई और आपका Pe भी घट गई। तो यानी स्वाभाविक है कि यह लॉस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है। ठीक है साथियों, मैंने आपको बताया कि पटलित कोर के लेयर में क्या होता है, पतली लेमिनेशन करते हैं। लेमिनेशन की थिकनेस 0.25 से लेकर 0.5 mm के बीच होती है। कितनी होती है, 0.25 से 0.5 mm के बीच होती है। और आपको मैं पूरी तरह से समझा चुका हूं कि भंवर धारा भी लेमिनेशन करने के कारण एडी करंट लॉस भी क्या होगी, बहुत कम हो जाएगी। और उच्च चुंबकशीलता, हाई परमिएबिलिटी के कारण साथियों आपकी हिस्टैरिसीस लॉस भी कम होगी। यानी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर आपके कोर लॉस को क्या करती है, मिनिमाइज कर देती है, घटा देती है, कम कर देती है। ठीक है साहब, चलिए अब हमारा जो अगला हिस्सा है वो वाइंडिंग है। आखिर ये वाइंडिंग क्या होता है साथियों, देखिए जरा। वाइंडिंग, ये जो वाइंडिंग सप्लाई से जुड़ी है उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक वाइंडिंग कहते हैं। जो वाइंडिंग आउटपुट से जुड़ी है उसे क्या कहते हैं, द्वितीयक वाइंडिंग यानी सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। ये आपकी साथियों सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग है, द्वितीयक वाइंडिंग है। और ये आपकी क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग है। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग होती है हमारी कोर टाइप के ट्रांसफार्मर में, ये कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग होती है। कैसी वाइंडिंग होती है, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। कैसी वाइंडिंग है साथियों, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग है। कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग ऐसी वाइंडिंग होती है, यहां से हमने शुरू किया, एक ही जगह हम लपेटते गए, लास्ट में ऐसे निकाल लिया। ठीक है, यानी इस वाइंडिंग में हम क्या कर रहे हैं, इस वाइंडिंग को हमने क्या किया, इस तरह से हम लपेटते गए, फिर हम आगे इसको कैलकुलेट कर लिए। हिस्टैरिसीस लॉस जो है रजक बाबू, आगे जब ट्रांसफार्मर लॉस में हम पहुंचेंगे तो वहां हम और विस्तार से आपको बताएंगे। ठीक है, अभी पेशेंस रखिए। हिस्टैरिसीस लॉस
अच्छी क्वालिटी के चुंबकीय परिपथ के होने से घट जाती है। ठीक है, चलिए जब आपने पूछ लिया है तो मैं बता ही देता हूं, लेकिन इसको जरा समझ लीजिए तब बताएंगे। आपकी प्राइमरी वाइंडिंग हो चाहे सेकेंडरी वाइंडिंग हो, कैसी है? कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग है, यानी एक जगह से एक शुरू किया और वापस फिर ला करके वहीं ला लिए और एक ही जगह पे लपेटते गए लपेटते गए लपेटते गए लपेटते गए, तो ये कैसी वाइंडिंग होती है? कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग होती है। ठीक है, तो हम अपने ट्रांसफार्मर में, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में हम कैसी वाइंडिंग का प्रयोग कर रहे हैं? कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग का प्रयोग कर रहे हैं। यह एक ही जगह लपेटी गई है। दो प्रकार की वाइंडिंग है, जो सप्लाई से जुड़ी है उसे प्राइमरी और जो आउटपुट से लोड से जुड़ी है उसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। साथियों, जो एसी आपूर्ति से जुड़ी है उसे प्राथमिक वाइंडिंग, और वाइंडिंग में प्रायः हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? कॉपर का प्रयोग करते हैं। किस एलिमेंट का प्रयोग ज्यादातर करते हैं हम लोग? कॉपर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसमें टर्न की संख्या आवश्यक फ्लक्स घनत्व उत्पन्न करने की क्षमता पर निर्भर करती है कि हमें कितना फ्लक्स उत्पन्न कराना है और कितना हमें नहीं कराना है। अब इसको पहचानने का क्या बात है? जिस तरफ से जोड़ रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं, वही हमारा प्राइमरी है, और जिस तरफ से लोड जुड़ा है, आउटपुट ले रहे हैं, वही हमारा सेकेंडरी है। इसके पहचानने के लिए कोई थोड़े इसमें कुछ लगा रहता है, कोई चिन्ह बना रहता है। वो तो हमारा ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट रेटिंग पे मेंशन रहता है कि ये आउटपुट का हिस्सा है, ये इनपुट का हिस्सा है। जिधर से हम सप्लाई देंगे वो आपकी क्या होगी? प्राइमरी होगी। जिधर से आउटपुट मिलेगा, लेंगे, लोड को लगाएंगे, कनेक्ट करेंगे, वो आपकी सेकेंडरी होगी। ठीक है, और ये आपकी सिंगल फेज में कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग होती है, जहां से शुरू होती है वहीं लपेट करके वापस एक वायर खींच कर निकल जाती है। ठीक है साथियों, द्वितीयक वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग ऐसी वाइंडिंग होती है जो लोड से, भार से, यानी आउटपुट से जुड़ी होती है, उसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। यह भी तांबे से बनी होती है। इसके तार का आकार वाइंडिंग से प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है। हम कितनी करंट पास कर रहे हैं, जितनी मात्रा में हमें करंट को पास करवाना है, उसी के आधार पर हमें क्या लेना है? वाइंडिंग का आकार लेना है, तार का आकार लेना है। अगर आप ज्यादा करंट को प्रवाहित करना चाहते हैं तो यहां पर कंसेप्ट वही आपका सिंपल रेसिस्टेंस वाला चलता है। अगर आपकी क्या है, ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया की कंडक्टर है तो स्वाभाविक है प्रतिरोध कम होगा और आपकी करंट ज्यादा जाएगी। ऐसे भी हम जब कॉपर ले रहे हैं तो कॉपर का प्रतिरोधकता तो बहुत कम होता ही है, और कॉपर आपकी क्या होती है? एक बेस्ट क्वालिटी का क्या होती है? कंडक्टिंग मटेरियल होती है। लेकिन ये वाइंडिंग को भी हम क्या करते हैं? लेमिनेट करते हैं। वाइंडिंग भी आपकी क्या होती है साथियों? लेमिनेटेड होती है, ताकि आपकी क्या हो सके? शॉर्ट होने का खतरा ना हो। उसके बाद आपके कोर के पटलित कोर होते हैं और उसके बीच में भी आपका क्या होता है? लैमिनेशन होता है। ठीक है, ये सारी बातें होती। अभी आपके मित्र ने पूछा था हिस्टैरिसीस लॉस। आइए जरा हम देखें हिस्टैरिसीस लॉस क्या होती है। हिस्टैरिसीस लॉस, शैथिल्य हानि। साथियों, ये शैथिल्य हानि क्या होती है? सपोज टू बी दैट आप अगर क्या करते हैं, ये आपका ट्रांसफार्मर है, ठीक है, और आपने इसके प्राइमरी में क्या किया? ऐसे सपोज कर लीजिए आपने इसके प्राइमरी में करंट सर्कुलेट किया। अब करंट जब इससे जाती है, आई जब सर्कुलेट करती है, तो हमने राइट हैंड रूल से बताया कि हमारी चारों उंगलियां धारा के प्रवाह की दिशा को बताती है। तो उंगली किसे बताती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। अगर आपकी सप्लाई एसी है तो क्या होता है? ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये मैग्नेटाइज होती है। क्या होती है? मैग्नेटाइज होती है। नीचे की तरफ आती है तो डीमैग्नेटाइज होती है। क्या होती है? डीमैग्नेटाइज होती है। यानी मैग्नेटाइजेशन का रिवर्सल होता है, उल्टा होता है। आप यहां पर देखिए, ये आपकी पॉजिटिव हाफ है, ये आपकी निगेटिव हाफ है साइनोसॉइडल साइकिल का। ठीक है, क्या होती है? पॉजिटिव हाफ है, ये निगेटिव हाफ है। तो पॉजिटिव हाफ में आपका क्या हो गया? मैग्नेटाइजेशन। पॉजिटिव में क्या हो गया? मैग्नेटाइजेशन, चुंबकीय क्षेत्र विकसित हुआ। नेगेटिव में क्या हो गया? डीमैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन। तो ये जो प्रक्रिया है, ये आपके यह टोटल ऐसी कितनी साइकिल एक सेकंड में बनती है? 50 साइकिल बनती है एक सेकंड में। क्या बनती है? 50 साइकिल। तो क्या होता है? पॉजिटिव हाफ में मैग्नेटाइज, नेगेटिव हाफ में डीमैग्नेटाइज। तो मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन को ही क्या कहेंगे? रिवर्सल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन का उल्टा कहेंगे। ठीक है, तो होता क्या है? हमारे चुंबकीय परिपथ में, मैग्नेटिक सर्किट में रिवर्सल ऑफ मैग्नेटाइजेशन के कारण जो लॉसेस अकर होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। ठीक है, तो जब रिवर्सल ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है, यानी कि विचुंबकीय क्षेत्र विकसित होता है, यानी आपका नेगेटिव हाफ साइकिल में मैग्नेटाइजेशन का उल्टा होता है, उसके वजह से जो लॉस क्रिएट होती है उसे क्या कहते हैं?
हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं, ठीक। और ये हिस्टैरिसीस लॉस कम कैसे होगी? अगर आपने अच्छी क्वालिटी का मैग्नेटिक मटेरियल ले लिया तो उसमें रिवर्सल तो होगा, लेकिन जितना तेज गति से रिवर्सल होगा उससे ज्यादा तेज गति से आपका क्या होगा? मैग्नेटाइजेशन होगा, चुंबकीय क्षेत्र उससे ज्यादा तेजी से विकसित होगा। तो मैग्नेटाइजेशन का रिवर्सल वहां होता तो है, लेकिन वह बहुत माइनर होता है, मिनिमाइज होता है, और उसकी कोई फर्क हमारे सिस्टम पर नहीं पड़ती है। अगर आपका क्या है साथियों, परमानेंट मैग्नेट है, तो वैसे केस में आपका हिस्टैरिसीस लॉस थोड़ा ज्यादा होगा। आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो वैसे केस में तुरंत मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, ये प्रक्रिया से डीमैग्नेटाइजेशन का पीरियड मिनिमाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी हिस्टैरिसीस लॉस कम होगी, ठीक है। इसीलिए हम बेहतर क्वालिटी का मैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं। और जो आपका BH कर्व होता है, अगर आपने अच्छी क्वालिटी का मैग्नेटिक मटेरियल लिया है तो उसका BH कर्व ऐसा होता है, ये B है, ये H है, इसको BH कर्व कहते हैं। ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B और H के बीच का रिलेशन है, और इसकी जो चौड़ाई है ना, इसका जो क्षेत्रफल है वह हिस्टैरिसीस लॉस के समानुपाती होता है। अगर अच्छी क्वालिटी का मैग्नेटिक मटेरियल है तो BH कर्व पतला होता है, और पतले BH कर्व होने से उसका हिस्टैरिसीस लॉस कम हो जाता है। इसीलिए हम लोग अच्छी क्वालिटी का चुंबकीय मटेरियल लेते हैं, अच्छी क्वालिटी का कोर लेते हैं, बेहतर क्वालिटी का, बेहतर चुंबकशीलता का, बेहतर परमेबिलिटी का कोर मटेरियल लेते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि हमारी हिस्टैरिसीस लॉस कम हो जाती है। मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम लोग साथियों प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को समझा। जिसमें सप्लाई को देंगे वो प्राइमरी होगी, जहां से लोड कनेक्ट करेंगे वो सेकेंडरी होगी। दोनों में आपके टर्न की संख्या प्रवाहित होने वाले धारा की मात्रा पर निर्भर करती है। हमें कितना फ्लक्स उत्पन्न करना है उस पर निर्भर करती है, कितने रेटिंग का ट्रांसफार्मर है उस पर निर्भर करती है, स्टेप अप करना है कि स्टेप डाउन करना है उन बातों पर भी निर्भर करती है। साथियों ट्रांसफार्मर के सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में हमारी जो वाइंडिंग होती है वह कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग होती है। जहां से शुरू किया है वहीं पर पूरा लपेट करके वापस फिर वहां से टर्मिनल को निकाला है। तो अगली कक्षा में हम लोग ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल को समझेंगे, कार्य सिद्धांत को समझेंगे। आज के लिए इतना ही, एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद।